नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है झीरम की 10वीं बरसी, न्याय कब। जी हां, छत्तीसगढ़ में झीरम की घटना को भला कौन भूल सकता है। झीरम नरसंहार को आज 10 साल पूरे हो गए, लेकिन झीरम के पीड़ितों के जख्म अब तक नहीं भरे। इसे लेकर सियासत भी कभी नहीं थमी। झीरम की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा झीरम के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाने का मुद्दा उठा रही है और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट और इसी पर चर्चा करेंगे। झीरम नरसंहार को याद कर आज भी रूह कांप जाती है। पीड़ितों की चीखें भुलाई नहीं भूलती। झीरम के जख्म अब भी नहीं भरे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर हुए सबसे बड़े हमले का पर्दाफाश आज तक नहीं हो सका। इसे लेकर झीरम के पीड़ित भी मायूस नजर आते हैं और सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग भी। यही वजह है कि झीरम की घटना को 10 साल बीत जाने के बाद भी न्याय की सियासत थमती नहीं। बीजेपी अब नया कानून बनाकर सरकार से जांच करने की बात कह रही है। पार्टी के लोगों के परिवार का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तथाकथित रूप से उत्साहित करने के लिए इसको एक राजनीतिक औजार बना लिया है। हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सब सबूत है और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रत्यक्षदर्शी हैं। किसी भी एजेंसी और संघीय सरकार के ऊपर व्यवस्था नहीं है तो नया कानून विधानसभा में ले आए और निश्चित अवधि में जांच करवाएं। वहीं झीरम की 10वीं बरसी के दिन सीएम भूपेश बघेल ने एनआईए की जांच में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल कमांडर रमन्ना और गणपति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश था। सितंबर 2014 में एनआईए कोर्ट में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें आश्चर्यजनक रूप से रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। फाइनल रिपोर्ट में भी उनका नाम नहीं था। एफआईआर में रमन्ना और गणपति का नाम दर्ज होने के बाद आखिर नाम क्यों हटाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता जानकारी दें कि नाम क्यों हटाए गए। आयोग का गठन सरकार ने किया, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक स्टे लगाते हैं। किसको बचाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? केंद्र सरकार स्पष्ट करे। केंद्र सरकार प्रारंभिक रिपोर्ट एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक ढंग से रमन्ना और गणपति का नाम उसमें नहीं था। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए? उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? उसके संपत्ति कुर्क क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रिपोर्ट में, एफआईआर में यदि किसी अपराधी का नाम दर्ज हो गया तो वो हटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका नाम क्यों हटा गया और क्यों बचाना चाहते हैं आप? इधर दौरान भी मैंने बोला था, हम लोगों की जो सूचना थी, जब घटना हुई थी, घटना से कुछ समय पहले अमित का अंदर नक्सलियों के साथ बैठक की सूचना हमको मिल गई थी। अमित कौन? अमित जोगी। घटना के
इस बात को मतलब मेरे फादर पटेल साहब सारे लोग जानते थे कि अमित का उधर मतलब वो लगातार कोंटा एरिया में घूम रहा है जब परिवर्तन यात्रा हमारी हो गई। घटना होने के बाद पहली दफा पूरे उस कार्यकाल में ऐसा हुआ कि पहली दफा अजीत जोगी जी भरे मंच में सबका परिचय बता रहे थे, फादर का, मेरे विजयचरण शुक्ल जी का, पटेल साहब का, मुदलियार जी का। आपने पूरे साल कभी उनका नाम नहीं लिया। आप वहां पे लोगों के भीड़ के सामने आप आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये लीडर्स है, मतलब कहीं न कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है। और हमने क्या गलत या क्या गलत बातें रखा? शबीर कर्मा की जगह कोई भी होगा, लकमा जी आप बच के आ जाते हैं, बाकी लोग शहीद होते हैं। क्यों भैया? नक्सलियों का ऐसा क्या प्रेम है लकमा जी से? झीरम की घटना ने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर को झंझोर कर रख दिया था। ऐसे में 10 साल बाद भी षड्यंत्र का खुलासा नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है, साथ ही पीड़ितों के न्याय के प्रति आस को भी कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि सियासी उठापटक से इतर झीरम के मामले में गहराई से जांच हो और षड्यंत्र का खुलासा भी हो, ताकि दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी और विमल चोपड़ा जी, बीजेपी नेता, पूर्व विधायक हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल आपसे है कि 10 साल बीत गए लेकिन दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है, न ही शहीदों को न्याय मिल पाया, न ही शहीदों के परिवार को। जो विपक्ष लगातार ये कह रही है कि जो कांग्रेस है वो कहती है सच मेरे जेब में है, तो शायद छिपाने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, दरअसल में ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज 10 साल बीत गए और मैं तो उस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ जी। मैं स्वयं उस झीरम घटना में मेरे पैर में गोली लगी थी। मैंने सारे मंजर को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और ये बात निश्चित है कि जिन लोग उसमें बलिदान हो गए पार्टी काम करते हुए और जिनके परिवार के सामने भयंकर गंभीर संकट आन खड़ा हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति कभी की नहीं जा सकती। हम लोग भाग्यशाली थे जो कि वहां से बचकर आ गए और आज कम से कम हमारे परिवार को हम उपलब्ध हैं। अब बात यह है कि जिस समय की घटना है उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने एनआईए को जांच करने की जिम्मेदारी दी, मगर बाद में केंद्र में सरकार बदल गई और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध अंदरूनी जानकारी तो मुझको नहीं है, मगर मैं ये बात जरूर जान रहा हूँ कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार में मुकेश बघेल जी ने एक एसआईटी का गठन किया जो कि झीरम घाटी की जांच करने के लिए था, तो एनआईए ने डायरी देने से इनकार कर दिया जी। उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह ने भी सीबीआई से जांच कराने का आश्वासन दिया था, वो जांच भी केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा के नेतृत्व में जो आयोग गठित हुआ था उसमें षड्यंत्र की जांच का प्रावधान ही नहीं था। मगर मैं एक बात कह सकता हूं कि 23 तारीख को हम दंतेवाड़ा गए थे और वहां पर जो पुलिस की व्यवस्था थी, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी और घटना के दिन 25 मई को जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर था। दूसरी बात, मेरे से स्वयं नक्सलियों ने पूछा है कि इनमें से नंद कुमार पटेल कौन है, तो नक्सली जो है लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, नंद कुमार पटेल की तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी घटना तो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती जी। नक्सली आतंक पैदा करने के लिए या सुरक्षा बलों पर आक्रमण करते हैं, मगर एक राजनीतिक काफिले पर इतना बड़ा आक्रमण बिना षड्यंत्र के हो नहीं सकता और षड्यंत्र का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है।
वहां के पीड़ित लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये बड़े अफसोस की बात है। और इस जांच में बार बार भारतीय जनता पार्टी अड़ंगे डाल रही है। एसआईटी गठन पर रोक लगवा दिया। जो प्रशांत मिश्रा जी के नेतृत्व में जो आयोग गठित हुआ था, दोबारा आयोग बना, उस पर भी रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट चले गए। तो बात यह है कि जांच को रुकवाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों कर रही है? उनको किस बात की चिंता है, किस बात का डर है, ये हम जानना चाहते हैं। जी चलिए जान लेते हैं। विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विमल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही जी बिल्कुल। विमल जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हैं। वो बता रहे थे, चश्मदीद गवाह हैं, आपको पता ही होगा। उनका ये कहना कि जांच में बार बार जो बीजेपी है वो अड़ंगा डाल रही है, जांच को रुकवाने का काम कर रही है। दो जांच हो चुके हैं। एक जांच जो है एनआईए ने की, जिसकी संस्थापना जो है या जिसको आदेश जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था। अब ये बताइए, मई की घटना है और अप्रैल तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लगभग 1 साल। यदि कांग्रेस के नेताओं में संवेदना होती या मनमोहन सिंह जी को लगता कि कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि हुई है, तो क्या 1 साल में इसकी जांच पूरी नहीं कराई जा सकती थे? और एसआईटी का गठन जो है मनमोहन सिंह जी ने किया, उन्होंने आदेश दिया, और उसको यदि आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आप क्या मानेंगे? फिर उसके बाद न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, उसने जांच की, रिपोर्ट की। वो रिपोर्ट को आज भी आप दबा के बैठे हैं। क्यों दबा के बैठे हैं? क्या है उस रिपोर्ट में? क्या उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि ये सब कांग्रेस के अंदरूनी षड्यंत्र का शिकार हुए? आप जानिए, देखिए कि वहां अभी जैसे सुरेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे कि नंद कुमार पटेल जी कौन है, ये पूछ करके नक्सलियों ने हत्या की है। तो कवासी लखमा को क्यों नहीं पूछा गया? कवासी लखमा को क्यों छोड़ दिया गया? जी। कवासी लखमा का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? कवासी लखमा अपने बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियां बनी है कि कांग्रेस के लोग स्वयं जो है इस षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जा रही है, तो आप तो कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। कोर्ट में जाने का अधिकार सबका है। यदि आपकी ये मानसिकता है कि इस व्यक्ति को फंसाना है, आज कांग्रेस के लोगों की और खास करके मुख्यमंत्री जी की मानसिकता यह बन गई है कि जब तक इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं फंसेंगे तब तक वो जांच के ऊपर जांच कराते जाएंगे, चाहे न्यायालय कोई भी आदेश दे। यदि आप इस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, प्रीजुडिस होके काम कर रहे हैं, आप कहते थे कि मेरे जेब में इसके सबूत पड़े हैं, आज वो सबूत कहां गए, कहां उड़ गए? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, आपके पास जो सबूत के कागज थे उसकी स्याही उड़ गई, खत्म हो गए? आप कहते थे विधानसभा में, आज ही अखबार में छपा, उस समय छपा था कि मेरी जान को खतरा यदि मैंने सबूत सामने रख दिया तो। और एक तरफ आप उसके बाद बोलते हैं कि मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता लेकिन न्याय दिलाऊंगा। तो आप उस सबूत को सामने तो रखिए मुख्यमंत्री जी। आप एक प्रकार से सबूत छुपाने के दोषी हैं, आप अपराधी हैं, आप अपराध कर रहे हैं एक प्रकार से कि कांग्रेस के उन नेताओं ने जिन्होंने शहादत दी है लोकतंत्र की लड़ाई में, उनके परिवार के साथ आप धोखा कर रहे हैं। ठीक है, अजय चंद्राकर जी के पास धोखा मत कीजिए, कम से कम आप वो सबूत तो सामने लाइए जो आपके जेब में पड़ा था, उस सबूत को तो कम से कम जनता के सामने लाइए। कितना दहाड़ के आप विधानसभा में बोलते थे। अजय चंद्राकर जी का सवाल कर लेते हैं, आएंगे आपके पास, विमल जी आएंगे आपके पास। जी अजय जी, 10 साल बीत गए लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है और कुछ सच जो है वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। क्या कभी सच सामने आ भी पाएगा? देखिए कविता जी, झीरम के न्याय की प्रतीक्षा आम नागरिक छत्तीसगढ़िया लोग जो कर रहे हैं, पूरा देश पूरा दुनिया कर रहा है। और इसमें जब यह देखते हैं कि किस्से कहानियों
दलीलों, तर्कों, कांडों और उनकी उपकांडों के बीच गोते खाए जा रहा है न्याय। क्या इसमें हमारी राजनीतिक जो संरचनाएं हैं और संस्थाएं हैं वो अपनी फर्ज को अदा किए हैं? यहाँ पर बात आती है, जैसे अगर हम एनआईए की ही बात करें जी, जब घटना घटी, और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है कि इस गंभीर विषय को रखे और हमारे इस पैनलिस्ट में आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को भी आप साथी बनाए। भगवान सुरेंद्र वर्मा जी को लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और आनंद का जीवन दे। प्रश्न यह है कि जब यह घटना घटी तो 3 दिन के अंदर एनआईए का गठन किया गया, और एनआईए का गठन किया गया तो उसके बाद 2014 में एनआईए, ये बात सच है, नक्सलियों के शीर्ष नेता चाहे वो गणपति हो या फिर रमन्ना हो, उनको भगोड़ा घोषित किया है, अखबारों में छपा है, और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की बात आई। यहां तक एनआईए के जी 2008 में 16 दिसंबर को एनआईए का एक्ट पारित हुआ, और इस एक्ट के उपबंध नंबर 6 में साफ कहा गया है कि किसी भी घटना की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन का अधिकारी राज्य सरकार को देगा जी, और राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। यहाँ कोई विवाद ही नहीं। लेकिन एनआईए का एक्ट नंबर 9 जो है वह सबसे, आवाज चली गई जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर। अजय आवाज चली गई, अजय जी आवाज आ रही है आपकी? तो संपर्क टूट गया है। सुरेंद्र शर्मा जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, विमल चोपड़ा जी कह रहे हैं कि जिसकी बात करते हैं भूपेश बघेल जी, तो क्या उसकी स्याही खत्म हो गई है, उड़ गई है स्याही, जो सच नहीं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये मेरा आरोप है जी कि दंतेवाड़ा जब हम गए थे, उसी छत्तीसगढ़ सरकार के डॉक्टर रमन सिंह की पुलिस थी। उस दिन की जो व्यवस्था थी वो काबिल तारीफ थी। और जिस दिन हम सुकमा गए, जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन भी छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली। उसकी व्यवस्था एकदम लचर थी, एसपी स्वयं बाहर था। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा चल रही थी, और हमको तो जो अपुष्ट जानकारी मिली है उसके हिसाब से पुलिस के पास कई गोपनीय सूचनाएं थी कि नक्सली वहां इकट्ठे हो रहे हैं। न उन्होंने वार्निंग दिया, न उन्होंने काफिले के जाने से रोका, न उन्होंने पुलिस की बराबर व्यवस्था की। तो सरकार तो उसमें शामिल है ना, ये तो आरोप मैं कह रहा हूँ। सरकार की लापरवाही तो कम से कम इसमें सिद्ध होती छी है। इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बच सकती। मैं एक सामान्य दर्शक के हैसियत से, मैं एक सामान्य भुक्तभोगी के हैसियत से जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे और क्या गहरे षड्यंत्र थे, कौन कौन लिप्त थे, क्यों लिप्त थे, किसके पास सबूत था, किसके पास सबूत नहीं था। बीजेपी यही कह रही है कि कवासी लखमा जी कैसे बच के आ जाते हैं, उनको खरोच तक नहीं आती है। नहीं, वहां से तो बच के हम भी आ गए जी। हाँ जी, आपने कहा कि आप भाग्यशाली हैं बहुत जी। नहीं, हमको भी तो नक्सली पकड़ के ले गए थे, हमसे भी पूछताछ किया, हमको भी छोड़ दिया। तो क्या हम षड्यंत्र में शामिल हैं? अरे भाई, बात यह है कि नक्सलियों ने उसको तो षड्यंत्र पूर्वक टारगेट किलिंग थी, वो सुपारी किलिंग थी। नंद कुमार पटेल की हत्या करने के लिए वो योजना थी। नंद कुमार पटेल की हत्या से लाभ किसको होने वाला था? नंद कुमार पटेल जीवित होते तो सरकार उसी समय बनती, किसको लाभ होने वाला था? ये एक गंभीर प्रश्न है, और इस गंभीर प्रश्न का उत्तर अभी तक जो शहीद हुए हैं वो उनके परिवार के लोग, घायल हुए उनके परिवार के लोग, और छत्तीसगढ़ जैसा कि आपने कहा, देश और दुनिया इस प्रश्न का उत्तर तलाश रही है, जो अभी तक नहीं मिला है। जी, विमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। लाभ किसको होने वाला था विमल जी? सुरेंद्र जी कह रहे हैं। मैं एक चीज यही बोलना चाहता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। चुनाव के समय क्या कोई कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या कराएगी, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? आप ये बताइए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इन लोगों की मौत के बाद किसको फायदा मिला? क्या विपक्ष को मिला कि कांग्रेस को मिला? यानी आप उसको लाभ और हानि में देख रहे हैं। मेरे को बड़ा
जो है दया आ रही है कि यदि यह कोई कह दे कि वोट के लिए उनकी हत्या की गई है, सहानुभूति लहर के लिए हत्या की गई है, तो आप उसको मान लेंगे क्या? दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए चूक और षड्यंत्र ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि सुरक्षा में चूक हुई कि नहीं हुई, क्या हुई, ये जांच का विषय है। सिक्योरिटी पर भी सवाल षड्यंत्र हुआ ये कहना, एक मिनट का समय देंगे, ये गलत है। और आप बोल रहे हैं कि उस समय नक्सली वहां इकट्ठे हो रहे थे, सरकार को जानकारी थी। अरे सारी फाइलें आपके पास है। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी ने कोई आदेश दिया था कि उनकी सुरक्षा ना की जाए? तो फाइल आपके पास है। आज आपके पास वो सारे रिकॉर्ड हैं जिसमें यह बताया जाए कि वहां नक्सली इकट्ठे हो रहे थे। आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए कि यह षड्यंत्र डॉक्टर रमन सिंह जी ने और उनकी सरकार ने किया है। ये कागज है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि उनको सुरक्षा न दी जाए। और ये भी बता दीजिए, हालांकि अजीत जोगी जी यहां है नहीं, स्वर्गीय है, क्यों वो रास्ता बदल करके गए? क्या आप उस पर भी आप शंका करेंगे कि वो रास्ता बदल के गए कि उनको जानकारी थी? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जांच पूरी हो चुकी है, तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि उनके मन के मुताबिक लोग इस षड्यंत्र में उनका नाम आए, उनको राजनीतिक लाभ मिले। दो जांच हो चुकी है, उसकी भी आप जो है मान नहीं रहे हैं। 2 जांचें हो चुकी है, आप कोर्ट की नहीं मान रहे हैं। आपके मन में ये भरा हुआ है कि डॉक्टर रमन सिंह जी को कैसे फंसाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम इसमें लाया जाए, इसलिए आप सारे प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। आपके पास सारी अजय जी के पास चलते हैं, चोपड़ा जी, विमल चोपड़ा जी, अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, कविता जी, लाइन जो कट गई थी उसके पहले मैं एनआईए के एक्ट नंबर 9 की बात कर रहा था। और उस एक्ट में कहा गया कि राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, यह एक्ट जिससे वह किसी आतंकी घटना या फिर नक्सल घटना या किसी अन्य घटना की खुद जांच करवाना चाहे। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मुझे याद है बजट सत्र चल रहा था, कांग्रेस के द्वारा मांग की गई सीबीआई जांच की, एसआईटी की मांग की गई। डॉक्टर रमन सिंह जी उसे मौखिक रूप से सदन में स्वीकार किए और 29 मई को वो नोटिफिकेशन भी निकाले। माननीय न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा जी के एकल बेंच के माध्यम से जांच आरंभ किया गया। लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 18 में जो एसआईटी के ऊपर गठन की बात की थी और वो 8 बिंदुओं को और जोड़ी। तो यहाँ पर बहुत ही ईमानदारी के साथ जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी बोले कि इस आयोग का कार्यकाल सिर्फ 2 माह बाकी है, तो इस कार्यकाल को बढ़ाया जाए आयोग का। उनका चिट्ठी है, पत्र है सरकार को। लेकिन इसी दरमियान प्रशांत मिश्रा जी का ट्रांसफर हो गया जी। अब भूपेश जी की सरकार आई, वो जस्टिस अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में 2 बेंच के द्वारा इसका जांच प्रारंभ करवाई है। अब इसी दरमियान 1952 का एक्ट है जिसे बीजेपी मेंशन की है, और वो एक्ट क्या कहलाता है कि मतलब जी जांच आयोग अधिनियम जो है उसमें कोई रिपोर्ट अगर प्रस्तुत कर दी गई है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन के अंदर रखा जाए। अब मूल बात यह है कि वो 8 बिंदु कांग्रेस के द्वारा दिया गया, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी का ट्रांसफर होना, ये टेक्निकल विषय, और यहां पर 1952 का एक्ट इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन मूल बात यह है कविता जी कि दोनों राजनीतिक दल ही नहीं, आप जो बोले कि पूरा भारतवर्ष इनका प्रतीक्षा कर रहा है, निश्चित रूप से इसका न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, ये भी बात सही है। कुछ लोग मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए, इवन डिप्टी कलेक्टर भी बन गए। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल अजय जी, समय का भाव है, माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी अजय जी आपको, समय का भाव हो गया है, माफी चाहूंगी। सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, और विमल चोपड़ा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झीरम मामले को 10 साल हो गए हैं,
लेकिन जो न्याय है शहीदों को, उनके परिवारों को नहीं मिल पाया है। और बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में कभी सच सामने आ पाएगा भी कि नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए